हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम युग पर। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पर जो है एग्ज़ाम जो एलडीसी एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है उससे रिलेटेड जो है जितनी भी आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ रहने वाली है उससे रिलेटेड क्लासेस अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आई होप आप सबकी जो तैयारी है एलडीसी एग्ज़ाम 2026 की वो बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कि हम जितने भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं सबको वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। और अब तक लगभग हमने हर स्कीम को स्टडी कर लिया। हमारी सिर्फ एक ही जो स्कीम बचती है पोस्ट ऑफिस की, वो है उसको हम आज स्टडी करेंगे, वो है आपकी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, जिसको हम बोलते हैं एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इंटरेस्ट रेट करंटली जो इसमें चल रहा है वो चल रहा है आपका 7.7% और पर एनम। और जो इसमें एनएससी में आपको जो ब्याज मिलता है वो कंपाउंडेड होता है, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, और ये आपको मेच्योरिटी पर ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो एनएससी आपका जो मिनिमम अकाउंट खोलने की जो आपको अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो रहने वाली है 100 रुपीज़। और आप इस अकाउंट को 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये के मल्टीपल में खोल सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम अकाउंट खोलने की अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं और कितनी भी अमाउंट के खोल सकते हैं। लेकिन एनएससी अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है वो है आपका कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक ही इस अकाउंट को खोल सकता है। जैसे कि आप जानते ही हैं, हर अकाउंट की तरह जो है ये दो तरह से अकाउंट खोल सकते हैं, सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं और जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, और जॉइंट अकाउंट जो है मैक्सिमम 3 लोग मिलकर खोल सकते हैं। देखिए, जॉइंट अकाउंट भी 2 प्रकार के होते हैं, जॉइंट ए और जॉइंट बी। देखिए, जो जॉइंट ए अकाउंट है इसमें क्या है, सभी जमाकर्ताओं द्वारा या जीवित जमाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। जो है जॉइंट ए अकाउंट जो आपका है वो, इसमें मतलब आपको जो है जॉइंट ए अकाउंट में सभी जो आपके जमा करते हैं सबको मिलकर इस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। जहाँ अब अगर हम जॉइंट बी अकाउंट की बात करें तो किसी भी एक जमाकर्ता या जीवित जमाकर्ताओं से कोई भी संचालित कर सकता है। मतलब जॉइंट बी अकाउंट आपको ऑपरेट करने के लिए सभी आपके जो अकाउंट होल्डर हैं उनको आने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक अकाउंट होल्डर आकर भी डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकता है। रही जॉइंट ए अकाउंट में, वहाँ पर अगर आपको कोई भी आपको विड्रॉल किसी भी प्रकार की विड्रॉल करनी है, कोई पैसा चाहिए, तो उसमें जो है सभी जो इतने भी आपके अकाउंट होल्डर हैं उनको जो है विजिट करना पड़ता है, मतलब संयुक्त रूप से उनको आना पड़ता है। दोनों में यही डिफरेंस है। तो ज़्यादातर जो आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में वो आपके जॉइंट बी अकाउंट ही खुलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी पेरेंट्स अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे के नाम से अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, और जो पेरेंट्स हैं वो जो भी मतलब जिनके बच्चे जो हैं विकलांग हैं उनके नाम से भी अकाउंट खोल सकते हैं। और ऐसे अकाउंट को जो है ऑथराइज्ड अकाउंट कहा जाता है। उस अकाउंट पेरेंट ऐसा अकाउंट भी खोल सकते हैं। और 10 वर्ष से अधिक का जो भी कोई नाबालिग है वो स्वयं अब खाता अपने नाम से भी खोल सकता है डायरेक्टली, मतलब उसके नाम से भी खाता खोला जा सकता है। उसमें पेरेंट्स का थ्रू पेरेंट्स खोलने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए देखिए, अब एक व्यक्ति कितने भी एनएससी अकाउंट खोल सकता है, इसमें मैंने आपको बताया अकाउंट खोलने की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं और अमाउंट की भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट, जो नागरिक खाताधारक जो है 18 वर्ष पूरे होने पर जो भी एनएससी अकाउंट खोलता है उसको 18 वर्ष नाबालिग खाताधारक 18 वर्ष पूरे होने पर पोस्ट ऑफिस में उसको नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एओएफ और नए आपके केवाईसी जमा कराने होते हैं, ताकि उसका अकाउंट जो है माइनर से मेजर अकाउंट में बदल दिया जाए। देखिए, ई बैंकिंग के माध्यम से भी खाता खोला जा सकता है, लेकिन आपको ई बैंकिंग के द्वारा खाता खोलने के लिए उसमें कंडीशन क्या है, आपके पास पोस्ट ऑफिस बैंक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और उस पर आपकी नेट बैंकिंग आपने ली होनी चाहिए। तो आप जो है इसको नेट बैंकिंग के थ्रू भी या ई बैंकिंग के थ्रू भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं। और जैसे कि हमने देख लिया, न्यूनतम अकाउंट खोलने के लिए आपकी राशि जो आपको 1000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो अकाउंट जो है आप 100 रुपीज़ के मल्टीपल में खोल सकते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट की इसमें डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम कोई कितने भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। देखिए, एनएससी में किया गया निवेश जो है आपको इनकम टैक्स 80C के अंतर्गत जो है टैक्स डिडक्शन के लिए भी योग्य होता है, मतलब आपको इसमें टैक्स रिबेट या टैक्स में छूट भी मिलती है। ठीक है, एनएससी का जो अकाउंट है वो आपको ट्रांसफ़र या गिरवी भी उसको रख सकते हैं। किस किस के पक्ष में रख सकते हैं, देखिए अभी जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में, किसी राज्य के राज्यपाल के पक्ष में रख सकते हैं, आरबीआई, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक
और सहकारी समिति के पक्ष में आप इस अकाउंट को जो है गिरवी रख सकते हैं। निगम, सरकारी या निजी सरकारी कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण को आप गिरवी रख सकते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक है, द्वारा अनुमोदित तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी आप अपनी एनएससी अकाउंट को गिरवी रख सकते हैं। और जो ये खाता है परिपक्वता से पहले बंद नहीं किया जाएगा सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों में। मतलब आप जो एनएससी अकाउंट है आप उसको मैच्योरिटी से पहले बंद नहीं कर सकते, पर उसके बंद करना है तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। आइए उन कंडीशंस को देखते हैं। देखिए, एकल खाते में अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या संयुक्त खाते में खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो आप इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। गिरवी रखने वाले द्वारा खाता जब्त किया जाने पर, बशर्ते कि गिरवी इस योजना के अनुरूप हो और गिरवी रखने वाला राजपत्रित अधिकारी यानी गेजेटेड ऑफिसर हो, तो भी वो इस अकाउंट को बंद कर सकता है। मतलब आपका जो गिरवी अकाउंट रखा है आपने उसको बंद किया जा सकता है समय से पहले, या कोर्ट का कोई आदेश आ जाए तब भी आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है। ठीक है, समय से पहले अगर आप खाता बंद करते हैं तो आपको किस प्रकार से उसमें जो राशि है, आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है, जो इन्वेस्टेड आपकी अमाउंट है, वो आपको कैसे मिलेगी, अब उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, यदि आप खाते को यदि खाता जमा की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, मतलब आप 1 साल के पहले अगर अपने अकाउंट को बंद करते हो तो आपको केवल मूलधन यानी कि जो आपने अमाउंट जमा की है प्रिंसिपल वैल्यू, आपको सिर्फ वही मिलेगी, आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात दोस्तों, मैं समझाने की मैं आपको समझाता हूँ। जिस डेट को आपने अकाउंट खोला है, यदि आप उस डेट से 1 साल से पहले अपने अकाउंट को बंद करते हैं तो आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो आपने अकाउंट खोला है बस आपको वही अमाउंट वापस या रिटर्न होगी। यदि खाता 1 वर्ष के बाद लेकिन 3 वर्ष से पहले बंद किया जाता है तो ऐसे क्लोजर अकाउंट पर आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। वो भी किसके लिए? पूर्ण महीनों के लिए। मतलब जितने भी आपके पूर्ण महीने होंगे उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। कब मिलेगा वो हमने अभी पढ़ा है। यदि आपका खाता आप 1 वर्ष के बाद लेकिन 3 वर्ष से पहले बंद करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज की दर से पूर्ण महीनों पर ब्याज मिलेगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। यदि खाता 3 वर्ष पूरा होने के बाद बंद किया जाता है तो देय राशि ब्याज सहित पैरा 7(4) के अनुसार होगी। ठीक है, ये सब बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईपी लेवल का एक क्वेश्चन इसमें डल गया है पेपर में आपके, आप इसको ध्यान रखिए। अगर आप 3 वर्ष के बाद एनएससी अकाउंट को बंद करते हैं तो आपको जो उस पर ब्याज मिलेगा वो कैसे मिलेगा? पैरा 7(4) के अनुसार उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपको। एनएससी खाता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम स्थानांतरित ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? बशर्ते यह है कि जिस व्यक्ति के नाम पर खाता ट्रांसफ़र किया जा रहा है वह इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए पात्र हो। मतलब सीधी मैं आपको बताता हूँ, इस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन आप ट्रांसफ़र किसको कर सकते हैं कि वो भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। बस इसकी सिंपल सी कंडीशन ये है, क्योंकि वही अकाउंट खोलने के लिए इसमें वही एलिजिबल हैं, वही अकाउंट खोल सकते हैं जो इंडियन सिटीजन है, तो ट्रांसफ़र भी उन्हीं को किया जाएगा जो इंडियन सिटीजन हैं। देखिए, अब ट्रांसफ़र आप किस किस कंडीशंस में कर सकते हैं अकाउंट को, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। एकल खाते में जमाकर्ता की मृत्यु होने पर या संयुक्त खाते में सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर खाता राशि कानूनी उत्तराधिकारी या नामित या नॉमिनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है या किया जाएगी। और अकाउंट एक कंडीशन हो रहा है, ट्रांसफ़र कब किया जाता है? अगर किसी न्यायालय या कोर्ट के आदेश आ गए तब भी खाता ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है? मान लो आपने गिरवी रखा है अकाउंट, और आपने गिरवी रखा है, उसके बाद वो कोर्ट में आपका मैटर चला जाता है, कोर्ट उसको जो है आपने जिसको गिरवी रखा है उसको ट्रांसफ़र करने का आदेश दे देता है, तो भी आपका अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़री को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। गिरवी रखने की स्थिति में आपने गिरवी रखा है तब भी आप अकाउंट ट्रांसफ़र इजीली किया जा सकता है। संयुक्त खाते में किसी एक खाताधारक की मृत्यु होने पर या खाता जीवित खाताधारकों के नाम पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। मान लीजिए आपका जॉइंट अकाउंट है, उसमें से किसी एक खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो भी जो उसमें लाइव जो आपके खाताधारक अकाउंट होल्डर जो जीवित बचे हैं उनको वो खाता आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। एकल खाते में जमाकर्ता की मृत्यु होने पर या संयुक्त खाते में सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर खाते में उपलब्ध पात्र शेष राशि जो है वो एलिजिबल बैलेंस, मतलब आपका जो बैलेंस आपका अकाउंट किसी भी तरह अकाउंट है, सिंगल अकाउंट है या जॉइंट अकाउंट है,
उसमें जो है अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है, सभी की, सिंगल में सिंगल की डेथ होगी या जॉइंट अकाउंट में सभी की डेथ हो जाती है, तो वो जो उसमें का बैलेंस है वो किस नियम के अनुसार जो है नॉमिनी को या लीगल हेयर को दिया जाता है, वो दिया जाता है पैरा 9(2) से 9(6) के अनुसार जो है वो नॉमिनी या लीगल हेयर को ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा आईपी लेवल का डल गया है इसमें, आप इसको ध्यान रखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। जमा राशि जमा की तिथि से 5 वर्ष पूरे होने पर परिपक्व मतलब मैच्योर होती है। यह खाता आपका जो है 5 साल बाद मैच्योर होता है। प्रमाण पत्र के धारक खाता धारकों को ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त होता है तथा चौथे वर्ष के अंत तक अर्जित ब्याज को यह माना जाएगा कि वह खाताधारक की ओर से पुनः निवेश कर दिया गया है, उसे प्रमाण के अंकित मूल्य या अंकित मूल्य में जोड़ दिया जाएगा। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, जो भी इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है ईयरली, वो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट जिसको आप मूलधन कह रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है। कब तक? चौथे वर्ष के अंत तक उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है। वो ऐसा माना जाता है कि जो आपका इंटरेस्ट प्लस स्टार्टिंग की जो आपका मूलधन है वो ऐड होता रहता है और वही आपकी जो है मेन वैल्यू बनती रहती है। पर ये कब तक बनेगी? जब चौथे वर्ष के अंत तक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए वार्षिक ब्याज अर्जन मतलब आपका जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का प्रमाण जो है आप प्रमाण पत्र कैसे ले सकते हैं? डाकघर में अनुरोध करके ले सकते हैं या फिर डाक विभाग की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। और मैंने आपको बताया इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड करने के लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना चाहिए और उसमें आपने ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग का आपने ली हो, तो आप इसको ऑनलाइन भी अपना जो है एन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी पर थोड़े से MCQs बनते हैं, आज उस MCQs को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हमारा, इस टाइम वर्तमान इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका पता मैंने आपको बताया दिया 7.7%। NSC खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि अभी ये भी आपको पता लग गई है 1000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NSC खाते में अधिकतम जमा राशि कितनी हो सकती है? वो हो सकती है आपकी, इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम राशि की कोई लिमिट नहीं है, ना ही इसमें अकाउंट खोलने की कोई लिमिट है। NSC खाता किसके गुणांक में, कितने के गुणांक में खोला जा सकता है? हमने पढ़ लिया 100 रुपीज़ के आप मल्टीपल में खोल सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, NSC खाता कौन खोल सकता है? अभी जैसा मैंने बताया आपको, जितने भी पोस्ट ऑफिस अकाउंट हैं वो आपके कौन खोल सकते हैं? रेजिडेंस ऑफ इंडियन रेजिडेंस मतलब भारत के नागरिक खोल सकते हैं। NSC में जॉइंट अकाउंट अधिकतम कितने वयस्क खोल सकते हैं? जॉइंट NSC में क्या, जितने भी पोस्ट ऑफिस स्कीम है सब में भी जो है 3 लोग ही मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। जॉइंट ए प्रकार के खाते का संचालन कैसे होता है? मैंने आपको बताया ये जॉइंटली होता है, सभी ऑल डिपॉजिटर जॉइंटली और सर्वाइविंग डिपॉजिटर जॉइंटली, मतलब सभी अकाउंट होल्डर द्वारा संयुक्त रूप से इसका संचालन किया जाता है। देखिए जॉइंट बी अकाउंट किस प्रकार का संचालन होता है? इसमें जो है कोई भी एनी वन डिपॉजिटर और सर्वाइविंग डिपॉजिटर सेपरेटली, मतलब कोई भी एक खाताधारक इसका संचालन अलग अलग कर सकता है। NSC खाता किस उम्र का नाबालिग स्वयं खोल सकता है? अभी हमने पढ़ लिया 10 ईयर्स, 10 साल का नाबालिग या उससे ऊपर का कोई भी जो है स्वयं के नाम पर इस अकाउंट को खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, नाबालिग खाताधारक के 18 वर्ष पूरे होने पर क्या करना जरूरी है? हमने पढ़ लिया है कि उसको नया AOF और KYC डॉक्यूमेंट आपके जो है कंसर्न SO या आपके पोस्ट ऑफिस में जमा कराने होते हैं, जिससे वो अकाउंट उसका माइनर से मेजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। NSC खाता ई बैंकिंग से खोलने के लिए क्या अनिवार्य है? आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का अकाउंट हो और उस पर आपकी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव हो। एक व्यक्ति NSC के कितने खाते खोल सकता है? कोई लिमिट नहीं है, हमने पढ़ लिया है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स खोल सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NSC खाते में न्यूनतम जमा राशि कितनी है? वो हमने पढ़ लिया है 100 रुपीज़, क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। ठीक है, NSC का गुणांक मल्टीपल में हो, ये भी हमने पढ़ लिया 100 के मल्टीपल में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NSC खाते में अधिकतम जमा राशि की सीमा क्या है? कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप कितने से भी अकाउंट, कितने का भी मैक्सिमम अकाउंट खोल सकते हैं। NSC में किया गया निवेश किस आयकर धारा के अंतर्गत कर कटौती के योग्य है? वो है आपका सेक्शन 80C के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NSC का हस्तांतरण या गिरवीकरण किसके पक्ष में किया जा सकता है? देखिए आपको इसमें ऑप्शन पढ़ने हैं, किसी व्यक्ति को नहीं कर सकते, केवल पोस्ट ऑफिस को नहीं कर सकते, किसी निजी बैंक को नहीं कर सकते, किसको कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर D, अधिसूचित प्राधिकरणों को आप इसको गिरवी रख सकते हैं।
ठीक है, निम्नलिखित में से किस पक्ष में एनएससी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आपको ऐसे क्वेश्चन जब आएँ तो आपको ऑप्शन पढ़ने हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कर सकते हैं, राज्यपाल को कर सकते हैं, तो सही क्वेश्चन हो गया। निजी व्यापारी को नहीं कर सकते, डाक कर्मचारी को आप एनएससी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, दुकानदार को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, आप उसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उन्हीं को गिरवी रख सकते हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं, उसके अलावा आप किसी को नहीं। देखिए, एनएससी को बैंक या आरबीआई के पक्ष में गिरवी रखा जा सकता है, बिल्कुल जी हाँ, सही आंसर। देखिए, आरबीआई, अनुसूचित बैंक और सहकारी बैंक को आप इसको गिरवी रख सकते हैं। एनएससी को किन संस्थाओं के पक्ष में गिरवी रखा जा सकता है, आपको ऑप्शन पढ़ने हैं ऐसे क्वेश्चन। केवल निजी कंपनी को, गलत, ये नहीं रख सकते। केवल सरकारी कंपनी को नहीं रख सकते। किसको रख सकते हैं, सरकार, सरकारी निजी निगम, सरकारी कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण को आप गिरवी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पक्ष में एनएससी कब गिरवी रखी जा सकती है। वो कब रखी जा सकती है, जब वो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होने पर। तो ये रखी जाएगी एनएचबी से अनुमोदित हो और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होने पर आप उस जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को अपनी एनएससी गिरवी रख सकते हैं। एनएससी से संबंधित कर लाभ क्या होता है, धारा 80C के अंतर्गत कर कटौती का इसमें लाभ होता है। एनएससी खाता सामान्यतः कब बंद नहीं किया जा सकता, परिपक्वता से पहले, मैच्योरिटी से पहले आप इसको बंद नहीं कर सकते। सम कंडीशंस में कर सकते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एकल खाते में खाताधारक की मृत्यु होने पर क्या खाता बंद किया जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल, यस, बंद किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त खाते में खाता समय से पहले कब बंद किया जा सकता है। अब आपको इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। केवल पहले खाताधारक की मृत्यु से धारक की सहमति से गलत नहीं कर सकते। किसी एक या सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर इसको आप बिल्कुल बंद कर सकते हैं। केवल परिपक्वता पर बंद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कभी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। समय से पहले बंद करने पर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरवी रखे एनएससी खाते को कौन जब्त कर सकता है। तो ये कौन जब्त कर सकता है, हमने पढ़ा है गेजेटेड ऑफिसर इसको जो है जब्त कर सकता है, बाकी इसको कोई जब्त नहीं कर सकता। न्यायालय के आदेश पर एनएससी खाता बंद किया जा सकता है, बिल्कुल जी हाँ, राइट आंसर, यस, हाँ इसका उत्तर हो जाएगा। यदि एनएससी खाता 1 वर्ष से पहले बंद किया जाता है तो क्या देय होगा, सिर्फ मूलधन, हमने पढ़ा है क्या, सिर्फ मूलधन आपको देय होगा। यदि खाता 1 वर्ष के बाद 3 वर्ष से पहले बंद किया जाता है तो ब्याज किस दर से मिलेगा, हमने इसके बारे में पढ़ा है, ये मिलेगा आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की दर से। आपको क्या मिलेगा, मूलधन प्लस सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 से 3 वर्ष के बीच खाता बंद करने पर ब्याज किस अवधि के लिए दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आपको पूर्ण महीनों के लिए, ठीक है ना जी। जितने भी आपके क्लोजिंग मंथ से पहले जो भी आपके कंप्लीट मंथ्स होंगे उस पे ही उतना ही आपको उस मंथ तक, कंप्लीट मंथ तक आपको ब्याज दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, यदि एनएससी खाता 3 वर्ष पूरे होने के बाद बंद किया जाए तो देय राशि कैसे तय होगी, ये होगी आपकी पैरा नंबर 7(4). देखिए ये आईपी लेवल का क्वेश्चन लग गया इसमें, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 32, 3 वर्ष के बाद बंद किए गए एनएससी खाते में देय राशि में क्या शामिल होता है, उसमें आपका शामिल होता है मूलधन प्लस अर्जित ब्याज। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, एनएससी खाता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, जब प्राप्तकर्ता योजना के अंतर्गत पात्र हो, मतलब आप जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो इस योजना के अंदर अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, आप उसी को अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एकल खाते में खाताधारक की मृत्यु होने पर खाता किसे ट्रांसफ़र किया जाता है, एकल खाते में किसे ट्रांसफ़र किया जाता है, नॉमिनी को या लीगल हेयर को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी, इसको लीगल हेयर बोलते हैं हम, नॉमिनी और लीगल हेयर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। संयुक्त खाते में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर राशि किसे दी जाएगी, वो दी जाएगी आपकी नॉमिनी और या लीगल हेयर को। सही भी, ये यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना, देखिए संयुक्त खाते मतलब जॉइंट अकाउंट में सभी अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर अगर किसी एक की डेथ होती है तो वो बची हुई राशि का जो कौन हकदार होंगे, जो लाइव आपके जो जीवित खाताधारक होंगे, अकाउंट होल्डर होंगे, वो उसके हकदार होंगे। अब जब सभी की डेथ हो गई तो कौन हकदार है, लीगल हेयर या नॉमिनी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, एनएससी खाता न्यायालय के आदेश पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। गिरवी की स्थिति में एनएससी खाते को क्या किया जा सकता है? उसको क्या किया, जब्त या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर गिरवी है तो क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त खाते में किसी एक खाताधारक की मृत्यु होने पर खाता किसके नाम ट्रांसफ़र किया जाएगा? संयुक्त खाते में एक खाताधारक की, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, संयुक्त खाते में किसी एक खाताधारक की मृत्यु होने पर खाता किसे ट्रांसफ़र किया जाएगा? मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, जो जीवित बचे हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए, जीवित खाताधारक या खाताधारकों के नाम पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, एनएससी खाते का ट्रांसफ़र किन मामलों में किया जा सकता है? वो किया जा सकता है मृत्यु होने पर, न्यायालय के आदेश पर, गिरवी रखा है तब भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, एनएससी खाते के ट्रांसफ़र के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है? तो कौन सी शर्त आपकी अनिवार्य है एनएससी खाते के लिए? कि प्राप्तकर्ता योजना के अंतर्गत पात्र हो, जिसको आपने ट्रांसफ़र करना है वो इस योजना के अंतर पात्र होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, तभी आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एकल खाते में जमाकर्ता की मृत्यु होने पर खाते की राशि का भुगतान कैसे किया जाएगा? वो किया जाएगा जैसे हमने पढ़ा था, आईपी लेवल का क्वेश्चन आ गया, पैरा नंबर 9.2 से 9.6 के अनुसार जो है किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त खाते में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर क्या देय होगा? पात्र शेष राशि, जिसको एलिजिबल बैलेंस कहते हैं, वो देय होगा। ठीक है जी। एलिजिबल बैलेंस का भुगतान किस प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है? वो हमने पढ़ लिया है, पैरा 9.2 to 9.6 के अनुसार किया जाता है। एनएससी में मृत्यु के मामले में भुगतान का नियम किस स्थिति में लागू होता है? वो होता है आपका एकल खाते में जमाकर्ता की मृत्यु या संयुक्त खाते में सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर जो आपका जो है भुगतान का नियम लागू होता है। भुगतान का नियम देखिए तभी लागू होगा ना जब उसमें अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाएगी, सिंगल में सिंगल की डेथ हो जाएगी, जॉइंट में जॉइंट्स की सभी की डेथ हो जाएगी, तभी वो भुगतान का नियम लागू होगा। किसको मिलेगा? वो मिलेगा आपके नॉमिनी या लीगल हेयर को। मृत्यु के मामले में एनएससी खाते की राशि का भुगतान किसे किया जाता है? वो किया जाता है पात्र व्यक्ति, जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएससी जमा राशि कब परिपक्व होती है? वो मेच्योरिटी कब होती है? 5 ईयर्स के बाद पूरे होने पर। एनएससी पर ब्याज कब अर्जित होता है? प्रत्येक वर्ष के अंत में, और ये ब्याज जो आपका किस में ऐड हो जाता है? आपके मूलधन में, फेस वैल्यू में ऐड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, चौथे वर्ष के अंत तक अर्जित ब्याज क्या किया जाता है? वो री इन्वेस्टेड, मतलब वो आपके जो है प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड हो जाता है और री इन्वेस्टेड हो जाता है। चलिए देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, पुनः निवेश मानकर मूल राशि में जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, एनएससी में चौथे वर्ष तक ब्याज को किस प्रकार माना जाता है? उसको माना जाता है री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट, हमने अभी पढ़ लिया है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 50, वार्षिक ब्याज अर्जन प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो एनुअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप पोस्ट ऑफिस में उसके लिए रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध के एप्लीकेशन देकर, या फिर अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो डायरेक्ट आप इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन एनएससी क्लास का, क्वेश्चन नंबर 51, एनएससी में ब्याज किस वर्ष तक पुनः निवेश माना जाता है? वो माना जाता है चौथे वर्ष के अंत तक। तो दोस्तों बस याद थी आज की हमारी एनएससी पर डिटेल क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रही होगी, हेल्पफुल, और कुछ इस क्लास से आपको ज़रूर डिटेल में एनएससी के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज़ है किसी भी क्लास को लेकर, तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, आपकी जो भी क्वेरी है उसका आंसर ज़रूर देंगे। और आपको हर क्लास की जो PDF है, जैसे पता ही आपको फ्री में मिल जाएगी अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। बस उसके लिए आपको हमारी वीडियो के कमेंट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको वीडियो चाहिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा देंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास से लेते हैं अलविदा। उम्मीद करते हैं आप सब अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे,
और प्लीज़ हमारे, अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे चैनल को एग्ज़ाम युग को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह का कंटेंट, और अभी तो हम जस्ट बेसिक से स्टार्ट किए हैं, हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, हर क्लास का पढ़ाएंगे, हम आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, हर एक तरह के आपको हमारे चैनल पर जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।